नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं और देखते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। जुलाई 2025 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर क्या थी? ठीक है, हमसे ये जो पूछा जा रहा है, जुलाई 2025 में थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति की दर क्या थी? तो जो मुद्रास्फीति की दर थी वो थी -0.6%। अब आते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है बच्चों। इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी कि मुद्रास्फीति कैसे काम करती है और मुद्रास्फीति को कौन से कारण हैं जो बताते हैं, मतलब कि इसके बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में बताते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? महंगाई का बढ़ना, समय के अनुसार महंगाई का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना समय के अनुसार। ये आसान भाषा में आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। महंगाई बढ़ रही है और समय के अनुसार बढ़ रही है। जैसे इस बात को ऐसे समझते हैं, 2025 में कोई भी आप जैसे कि शुगर यानी कि चीनी खरीदते थे, उसका प्राइस हो सकता है मान लीजिए आप 30 रुपये। अब जब 2023 आया बच्चों, तो शुगर की जो प्राइस रही वो हो गई 34 रुपये। फिर क्या हुआ, 2024 आया, फिर उसकी प्राइस हो जाती है 38 रुपये। फिर 2025 चल रहा है और प्राइस हो जाती है 40 रुपीज़। तो ये 30 से लेके 40 जो रहा, समय के अनुसार इन्फ्लेशन रहा, मुद्रास्फीति रही बच्चों। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति के बढ़ने के पीछे क्या कारण होते हैं? उसके पीछे जो मेन कारण होते हैं बच्चों, वो ये कारण होता है डिमांड का बढ़ना। मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं? मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के कारण क्या होते हैं? तो मुद्रास्फीति का पहला कारण है डिमांड का बढ़ना। क्या कारण है बच्चों? डिमांड का बढ़ना। दूसरा कारण है बच्चों कॉस्ट का बढ़ना, कॉस्ट का इंक्रीज यानी कि बढ़ना, ठीक है। अब ये हमने कारण देखे। सबसे पहले देखो, मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो मैंने बहुत आसान भाषा में आपको मुद्रास्फीति समझाने का प्रयास किया। समय के साथ दामों का बढ़ना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया, तो मेन कारण क्या है? डिमांड का बढ़ना, और दूसरा है कॉस्ट का बढ़ना। ये दो मेन कारण होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हमारा आंसर क्लियर हो चुका है। यहाँ से वॉइस क्लियर है सभी के लिए? वॉइस क्लियर है, ठीक है जी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ए। तो मुद्रास्फीति हमसे यहाँ से क्या हो गया? क्लियर। यहाँ से आंसर हमारा हो जाता है। क्वांटवर्क्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता, जो टूर्नामेंट के इतिहास में पहला एकल चैंपियन बन गया है? तो ये जर्मन व्यक्ति हैं, विंसेंट कीमर, ठीक है। चेस प्लेयर हैं और कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों? जर्मनी के बच्चों रहने वाले हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। किस देश ने अप्रैल 2025 में 2035 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है चाइना ने। किसने घोषणा की है बच्चों? चाइना ने की है। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। कौन है बच्चों? सी जिनपिंग है। और चाइना की जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है बच्चों? बीजिंग। ये बात आप लोग यहाँ से, इनके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ से याद रखनी है। महालेखा नियंत्रक CGA के अनुसार जुलाई 2025 के अंत में पूरे वर्ष के लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में भारत का राजकोषीय घाटा क्या है? जैसे हम बोलते हैं फिस्कल डिफिशिएट। क्या बोलते हैं बच्चों? फिस्कल डिफिशिएट। अब हमारे माइंड में यही आता है कि फिस्कल डिफिशिएट होता क्या? इसको मैं बहुत आसान भाषा में आपको बताता हूं कि फिस्कल डिफिशिएट क्या होता है बच्चों। यानी कि राजकोषीय घाटा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। मैं वॉइस चेक कर लेता हूं एक बार। क्लियर तो है ना? हाँ जी क्लियर है, ठीक है। आइए, तो हम बात कर रहे हैं फिस्कल डिफिशिएट क्या होता है। देखो, इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूं। सरकार की एक वर्ष में आय, एक वर्ष में आय, बहुत आसान लैंग्वेज में समझते हैं इस बात को। सरकार की एक वर्ष में आय तथा सरकार के एक वर्ष में किए गए एक्सपेंसेज, सरकार के एक वर्ष में किए गए खर्चे,
ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जैसे इस बात को अपन ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा एक आसान एग्जांपल देता हूं। सरकार की इनकम रही 10,000 करोड़, मतलब 10,000 रही सरकार की, ये थी इनकम और एक्सपेंसेस हो गए बच्चों 14,000 रुपये। एक्सपेंसेस कितने हो गए? 14,000। अब जो ये घाटा गया है, यानी कि 4,000 का जो घाटा गया है, इसी को बोलेंगे राजकोषीय घाटा, मतलब सरकार को घाटा जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डिफिशिएट। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि आपकी इनकम तो है बच्चों कम, इनकम कैसी है बच्चों? कम है, और आपके एक्सपेंसेस जो है बहुत ज़्यादा हैं, तो इसी को बोलते हैं हम फिस्कल डिफिशिएट। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो 4,000 का हमारे क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूछा गया है, महालेखा नियंत्रक CGA के अनुसार जुलाई 2025 के अंत में पूरे वर्ष के लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में भारत का राजकोषीय घाटा कितना था? तो यह था 29.9 पर, अप्रॉक्स 30% घाटा रहने वाला है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अमूमन जो कि गवर्नमेंट लेकर चलती है फिस्कल डिफिसिट, वो 4 से 5% लेके चलती है। कोई भी गवर्नमेंट का घाटा अगर 4 से 5% रहता है तो वो नॉर्मल रहता है बच्चों। फिस्कल डिफिसिट 4 से 5% के बिटवीन रहता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन 29.9% ये बहुत ज़्यादा होता है। ये देश की दयनीय स्थिति को बताता है, हालिया स्थिति को बताता है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। चलिए आइए, हाल ही में किस देश द्वारा सस्टेनेबल पावर 1404 नामक बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें नासिर और कादिर क्रूज मिसाइलें शामिल थीं? तो ये है बच्चों ईरान के द्वारा। किसके द्वारा किया गया बच्चों? ईरान के द्वारा ये किया गया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है जी, चलिए आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे। मतलब हड़प्पा के जो लोग थे, ठीक है, हड़प्पा अभी स्थिति में जब देखते हैं तो पाकिस्तान के देश के अंदर है। ठीक है, हड़प्पा के लोग सोना कहाँ से लाते थे? यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, चांदी कहाँ से लाते थे? तो पहले गोल्ड की बात की है तो सोना की बात कर लेते हैं। कर्नाटक। हड़प्पा जो सभ्यता है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं आपसे, तो हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 4700 वर्ष पुरानी है। लगभग 4700 वर्ष पुरानी है। इसको नष्ट होने के पीछे अलग अलग कारण बताए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि सोना कहाँ से लाते थे। तो ये सोना लाते थे बच्चों कर्नाटक से। जो गोल्ड की बात की गई ये थी, ये लोग गोल्ड कहाँ से लाया करते थे? तो गोल्ड लाते थे कर्नाटक से। गोल्ड जिस जगह से लाया जाता था वो था कर्नाटक जगह। गोल्ड कर्नाटक से लाया जाता है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। सेकंड थिंग, अगर यह क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता कि हड़प्पा के लोग चांदी कहां से लाते थे? चांदी कहां से लाते थे? तो इसका आंसर जो होगा बेटा बहुत डिफरेंस होगा, वो होगा मेसोपोटामिया। कहां से लाते थे? मेसोपोटामिया से लाते थे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। सोना और चांदी, अगर सोने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो चांदी का भी पूछा जा सकता है। ये बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है आपको, ये हाईलाइट कर लेना इस चीज को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कर्नाटक में जो नदियां हैं वहां से चीजें होती थी सारी की सारी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, बाकी चीजें जानने का प्रयास करते हैं। जैसे स्टेट आया, आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक का गठन कब होता है? तो कर्नाटक की जो लैंग्वेज है पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। कर्नाटक की जो लैंग्वेज है यहाँ पे बोली जाती है बच्चों कन्नड़। इस राज्य का जो गठन होता है वो होता है 1956 में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब आती है कर्नाटक। कर्नाटक के जो सीएम है वो है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया, ठीक है ना। अगर आपसे गवर्नर पूछ लिया जाए तो थावर चंद गहलोत। यहाँ के गवर्नर कौन है बच्चों? थावर चंद गहलोत। ये चीज अपन को यहाँ से याद रखनी है। सीएम सिद्धारमैया है, गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि भैया इसकी कर्नाटक की, आप हमें ऐसा करो कि कैपिटल बता दो, क्या है बच्चों कर्नाटक की? बेंगलुरु। बेंगलुरु। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये बात भी अपने को यहां से याद रखना। चलो आगे चलते हैं। तेलंगाना की जो राजधानी है बच्चों वो क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है बच्चों? हैदराबाद। तमिलनाडु की राजधानी क्या है बच्चों? चेन्नई।
और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। अब दूसरी बात आती है इनकी लैंग्वेज को लेकर। इस केरल में जो लैंग्वेज बोली जाती है मलयालम, ठीक है ना। तमिलनाडु में कौन सी बोली जाती है बच्चों? तमिल बोली जाती है। और तेलंगाना में कौन सी बोली जाती है? तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है। ये बात यहाँ से अपन को याद रखें। तेलंगाना जो राज्य अलग होता है बच्चों, तेलंगाना अलग होता है आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से क्या होता है बच्चों? अलग होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट्स आपको याद रखनी है। चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय घटक नहीं है? मतलब पूंजीगत व्यय नहीं है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक तो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एक तो नॉर्मल जिसे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस नॉर्मली बोला जाता है, और एक होते हैं बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको समझते हैं कैपिटल क्या होते हैं? पूंजीगत व्यय। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? पूंजीगत व्यय बोलते हैं। पूंजीगत व्यय इसको कैसे समझेंगे? वे खर्चे जो आय करने की दृष्टि से किए जाते हैं। आय करने की दृष्टि से किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिए। दूसरी चीज एक्सपेंसेज, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए। इनका पर्पज आय करना नहीं होता है, इनका पर्पज इनकम पे फोकस नहीं होता, बस ये खर्चे कर दिए जाते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान। रेवेन्यू का मतलब होता है आय करना, रेवेन्यू बोले तो इनकम बच्चों करना, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो अब आओ यहाँ पे मशीनरी का अधिग्रहण पर व्यय। जैसे कोई मशीनरी अपन लेकर आए हैं अपने व्यवसाय के लिए, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। मशीनरी से प्रोडक्शन का यूज हो, मतलब कि हम क्या है, ये पूंजीगत है, इससे अपन आय करना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा भूमि का अधिग्रहण, हम भूमि का कोई लेके आए, एक्विजिशन किया अपने लैंड का, तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। हम क्या लगाना चाह रहे हैं बच्चों? फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। लैंड पर किसका यूज करेंगे हम? फैक्ट्री का, मतलब इस जमीन का हम फैक्ट्री लगाने के लिए, और फैक्ट्री में मशीनरी लगा रहे हैं। तो ये सारे जो एक्सपेंसेज होते हैं बच्चों, ये होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। भवन का अधिग्रहण पर व्यय, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग जो कर रहे हैं वो बनाई गई, यानी हमने भवन बनाया, पहले जमीन ली, जमीन पे भवन बनाया, भवन के अंदर मशीनरी लगाई। ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं बच्चों कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं। कैसे होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। अगला ब्याज का भुगतान। ब्याज का भुगतान कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि लोन लिया था हमने, उस पर ब्याज पेमेंट अपन कर रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन नहीं है? ब्याज का भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बनाया? तो वो बनाया बच्चों राजस्थान। कौन बनाया बच्चों? राजस्थान देश का पहला राज्य बनाया एल रूट। एल रूट आप समझ सकते हो कि नेट की जो सुविधा होगी वो आसानी हो जाएगी, नेट की सुविधा आसान हो जाएगी, नेट सुविधा आसान हो जाएगी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। राजस्थान के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको यहां से याद रखनी है। राजपुताना, राजस्थान की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है वो है पिंक सिटी। राजधानी क्या है बच्चों? पिंक सिटी है। जयपुर, और जयपुर को हम क्या कहते हैं बच्चों? पिंक सिटी कहते हैं। जयपुर की जो स्थापना होती है सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की जाती है। सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1727 में जयपुर की स्थापना की जाती है बच्चों। ये बात आप लोग यहां से याद रखना, जयपुर। अब इसके अलावा यहां पर पूछ ली जाती हैं आपसे विधानसभा की सीटें, असेंबली की जो सीटें पूछ ली जाती हैं, विधानसभा की सीटें वो कितनी है यहाँ पे? 200। अगर आपसे पूछ लिया जाएगी सर लोकसभा की सीटें भी बता दो, लोकसभा की सीटें बच्चों 25। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा की सीटें भी बता दो सर,
तो राज्यसभा की सीटें बच्चों यहाँ से 10। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको यहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें क्या रखनी है, यहाँ से याद रखनी है। अब जयपुर हो चुका है, जयपुर में राजस्थान के अंदर लेक सिटी कहा जाता है उदयपुर को। लेक सिटी किसे कहा जाता है बच्चों, उदयपुर को कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पूरे इंडिया की बताओ तो श्रीनगर। ये चीज़ अपन को यहाँ से क्या रखनी है बच्चों, राजस्थान के बारे में हमें याद रखनी है। राजस्थान के जो सीएम हैं वो कौन है, शर्मा जी हैं, जिसे हम पर्ची सरकार के नाम से भी जानते हैं, श्री भजनलाल जी, श्री भजनलाल शर्मा। ये सारी चीज़ें अपने राजस्थान के बारे में हमें याद रखनी है। ठीक है जी, आओ आइए नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग कर्नाटक। अभी कर्नाटक के बारे में हमने देखा, इसकी लैंग्वेज के बारे में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं अभी अपन। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो सीएम साहब हैं वो है देवेंद्र फडणवीस। यहाँ के सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस हैं बच्चों। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है जिसे कहते हैं हम सपनों का शहर, यानी कि मुंबई। मुंबई को कहते हैं हम सपनों का शहर, सपनों का शहर। और इसे क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। और कहा जाता है इसे 7 आइसलैंड सिटी। मुंबई की बात कर रहे हैं, 7 आइसलैंड सिटी। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखना। आंध्र प्रदेश, भाषा के नाम पर भारत में बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कब गठन होता है इसका, 1956। और इससे जो राज्य हाल ही में अलग जो हुआ उसका नाम है तेलंगाना। कब बना था, 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है बच्चों वो क्या है, अमरावती। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, याद रखनी है सारी चीज़ें यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। देखो, आर्द्र उपोष्णीय, उच्च भूमि, आर्द्र महाद्वीपीय, और कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे टुंड्रा पाई जाती है। टुंड्रा जो पाई जाती है जहाँ पे वनस्पति कम होती है, कम होती है, ठंडा प्रदेश होता है, और यहाँ पे तापमान लगभग 0 डिग्री होता है। क्या होता है, लेवल लगभग 0 डिग्री बच्चों यहाँ पे होता है। तो ये बात ध्यान रखना। तो क्या पाई जाती है यहाँ पे, टुंड्रा पाई जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हिंदू कॉलेज बनारस में है और इसकी स्थापना कब होती है। ठीक है, हिंदू कॉलेज में पूछा जा रहा है। हिंदू कॉलेज जिस जगह पे स्थापना होती है वहाँ पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। क्या हुआ करता था बच्चों, संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। उसकी जगह इसकी स्थापना होती है। और कहाँ होती है, बनारस। अब देखो बनारस के बारे में जानते हैं। बनारस जिसे अपन काशी भी कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, काशी कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, और भारत की आध्यात्मिक राजधानी, भारत की आध्यात्मिक राजधानी। आध्यात्मिक बोले तो स्पिरिचुअल कैपिटल। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। किसके बारे में बच्चों, आपको ये सारी चीज़ें किसके बारे में याद रखनी है, आपको याद रखनी है वाराणसी के बारे में। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब जो स्थापना की जाती है बनारस स्कूल की है, कॉलेज की, वो 1791 में की जाती है। कब की जाती है, 1791 में। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखें। अगर विश्वविद्यालय की जब बात आती है तो विश्वविद्यालय में विश्व की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, सबसे पहले नालंदा की जो स्थापना करते हैं गुप्त वंश के कुमार गुप्त करते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं अपने तक्षशिला पर। तक्षशिला का जो श्रेय दिया जाता है भगवान राम के भाई भरत को दिया जाता है। ठीक है, भरत कौन है, भगवान राम के भाई, उनको इसका श्रेय दिया जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, नालंदा का अगर पूछ ले कुमारगुप्त। ठीक है, नालंदा पर जिस व्यक्ति ने आक्रमण किया बच्चों वो कौन थे, नालंदा पर जिस व्यक्ति ने अटैक किया वो कौन थे, बख्तियार खिलजी। इसको नेस्ता नाबूद करने वाला व्यक्ति कौन है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसमें आग जो लगी थी कई समय तक रही थी। यहाँ पे जो डॉक्टर्स यानी कि वैद्य जो थे, स्टूडेंट थे, लगभग सारे मारे जाते हैं।
आइए, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1791। पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या क्या है, हमसे पूछा जो जा रहा है पोटेशियम की मास के बारे में पूछा जा रहा है। पिछले समय से मैं लगातार ऐसे क्वेश्चन डाल रहा हूँ। रीजन क्या है बच्चों कि ये क्वेश्चन अपने आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं। तो इसका आंसर देखो 39 और 38 काफ़ी क्लोज है, तो क्या आंसर करना है अपन को यहाँ से 39 ए करना है। आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं। कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद और उसकी मीनारें सदी की आखिरी दशक के दौरान निर्मित की गई थी। तो ये निर्मित की गई थी बच्चों 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी यानी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है। 13-12 भी काफ़ी ले लेते हैं लोग। कुब्बत इस्लाम मस्जिद का निर्माण जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, वो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। हाँ, ये एक चीज़ और ध्यान रखना, 1198 12वीं शताब्दी में काउंट होगा बच्चों। मैंने 13वीं सेंचुरी जो लगाया है ये गलत आंसर लगाया है। मैंने ये आंसर जो है इसका होगा 12वीं शताब्दी की, 1198 आता है। ठीक है, तो इसी काउंट कब करेंगे, 12वीं शताब्दी में। ठीक है ना। मैंने दिल्ली सल्तनत के अकॉर्डिंग ये ले ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको बताता हूँ कहाँ से ये लोग आते हैं। मोहम्मद गौरी के लोग क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। मोहम्मद गौरी जो पहला भारत में जो आता है तो वो होता है 1175। भारत में कब आता है, 1175 में होता है। और 1194 में एक युद्ध लड़ता है जिसे हम बोलते हैं चंदावर का युद्ध। उससे पहले 2 युद्ध लड़ चुका था तराइन का, 1191 और 1192। ठीक है, अब इसके गुलाम होते हैं, इसके कौन होते हैं, गुलाम होते हैं। जैसे मैंने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या होता है बच्चों, गुलाम होता है। ठीक है, और इस कुतुबुद्दीन ऐबक को जो राजा बनाया जाता है, राजा से मतलब है इसको जो सत्ता सौंपी जाती है वो सौंपी जाती है 1206 में। कब, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और 1208 में इसको दास्यता से मुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, इसको दास्यता से मुक्त किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राजा बनता है वो इल्तुतमिश होता है। इल्तुतमिश के बाद आता है रजिया। इल्तुतमिश के बाद कौन राजा बनता है, रजिया। पावरफुल रजिया होती है। रजिया के बाद भी ऐसी कहानी चलती है। फिर बलबन आता है और बलबन के पुत्र होते हैं। इसमें एक क्यूमरस होता है, एक कौन सा होता है, कैकुबाद और क्यूमरस और कैकुबाद। और क्यूमरस क्या था, आखिरी राजा होता है बच्चों, क्या होता है, और जिसको जलालुद्दीन खिलजी मार देता है। जलालुद्दीन खिलजी क्या होता है कि इसको जलालुद्दीन खिलजी मार देता है। और जलालुद्दीन खिलजी किस वंश की स्थापना करता है बच्चों, 1290 में खिलजी वंश की नींव रखता है। तो इसी वजह से ये तो 13वीं शताब्दी की घटना रही। ये कौन सी घटना रही, 13वीं शताब्दी की। लेकिन मैंने जो अभी आंसर दिया वो एक्चुअली 30 नहीं होगा, क्योंकि काउंट कहाँ करेंगे इसको, 12वीं शताब्दी में करेंगे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये कुतुब मीनार क्या है, कुतुब मीनार का जो परिसर है वहीं पे कुब्बत इस्लाम परिसर है। कुब्बत इस्लाम परिसर जो है कुतुब मीनार परिषद में ही है। कुतुब मीनार परिसर में है बच्चों। ठीक है, अब ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है बच्चों। किसका हिस्सा है, दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत जो प्रारंभ होती है वो 1206 में हो जाती है। दिल्ली सल्तनत जो प्रारंभ होती है वो 1206 में होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आखिरी जो होता है 1526, बाबर इसको समाप्त करता है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 1206 से लेके 1526 कई सारे वंश आए दिल्ली सल्तनत के अंदर, और कई आते गए कई चलते गए। तो ये बात आपको यहाँ से याद क्या रखनी है अपने को, 1206 से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होती है और उसी के अंदर एक कुतुबुद्दीन नाम का व्यक्ति आता है, वो सारे काम ये करता है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, ये सारे इस कार्य को करता है। फिर खिलजी आता है। खिलजी के बाद जैसे कि मैंने एक ट्रिक कई बार आपको बताई है, ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, खिलजी तक पहुंच गए। खिलजी के बाद कौन आता है, तुगलक आ रहा है।
और तुगलक के बाद में कौन आ रहा है बच्चों? सैयद आ रहा है। और सैयद के बाद कौन आ रहा है बच्चों? लोदी आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है, ठीक है जी। हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी रहेगा, कुब्बत इस्लाम या की मस्जिद की कहानी ये रहती है, ठीक है। आओ चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो भारत की जो न्यायपालिका है वो त्रिस्तरीय है, मतलब कैसी है? मतलब 3 टायर है, ठीक है। कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। पहला होता है सुप्रीम कोर्ट, नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है वो 26 जनवरी 1950 को होती है। और प्रेजेंट जो इसके जस्टिस हैं वो हैं BR गवई। यह चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950। सेकंड नंबर पे आता है हाई कोर्ट। पहला हाई कोर्ट जो बनता है वो कोलकाता हाई कोर्ट बनता है। और कब बनता है पहला हाई कोर्ट? 1862 में बनता है। एक जिसको जिला कोर्ट या सेशन कोर्ट बोला जाता है। तीसरा क्या है? जिला कोर्ट या सेशन कोर्ट। तो ये 3 स्तरीय पर काम होता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यही हमसे पूछा जा रहा है, यही हमसे क्या किया जा रहा है बच्चों? पूछा जा रहा है। शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है, तो वो शहर है इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। इस एक कौन सा शहर है बच्चों? इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज उसको हम कहते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद, इलाहाबाद जिस व्यक्ति ने बसाया उसका नाम है जलाल मोहम्मद अकबर। नाम क्या है इसका? जलाल। जलाल से मेरा मतलब क्या है बच्चों? अकबर ने इस शहर को बसाया था। इलाहाबाद शहर को बसाने वाला कौन है? जला अकबर है। इस बसाने वाला नहीं कहेंगे, एक्चुअली प्रयागराज तो बहुत पुराना शहर है। अकबर तो नस्लें पैदा नहीं होती उसकी, उससे पहले का शहर है, ठीक है। लेकिन हम श्रेय किसको देते हैं? अकबर को देते हैं। प्रयागराज, इसका वास्तविक नाम क्या है? इसका प्रयागराज। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर ये बसा हुआ है, ठीक है। अब यमुना की बात आती है, ठीक है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। किस में मिलती है? गंगा में मिल जाती है। भारत की जो सबसे लंबी नदी है जो भारत में बहती है, इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, 2525 किलोमीटर। कितने राज्यों से निकलती है? तो ये राज्यों से जिनसे निकलती है बच्चों, 5 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों से निकलती है? 5, जिसमें सबसे पहले आता है उत्तराखंड। एक क्या आता है बच्चों? उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये कहाँ जाती है बच्चों? बिहार में जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद लास्ट एंड फाइनल जाती है वेस्ट बंगाल में। यानी कि 5 राज्यों से होकर ये निकलती है। ये बात गंगा के बारे में हमें याद रखनी है। यमुना इसकी सहायक नदी है। इनका संगम जो होता है गंगा यमुना और सरस्वती, इनका संगम होता है प्रयागराज में। यमुना नदी के किनारे जो बड़े, पहले इसी की बात कर लेते। गंगा के किनारे सबसे बड़ा बसा हुआ शहर है कानपुर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अब चलते हैं यमुना की तरफ। यमुना जो निकलती है यमुनोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलता है। इसके किनारे दिल्ली बसा हुआ है आपका, दिल्ली भारत की राजधानी है। मथुरा बसा हुआ है और आगरा बसा हुआ है। बहुत बड़े शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे पर बच्चों बसे हुए हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। कानपुर, आगरा और लखनऊ। आगरा किस नदी के बताया मैंने आप हाल ही में आपको? तो ये यमुना के बताया। लखनऊ गोमती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कानपुर में अभी आपको बता ही चुका हूँ। ये कौन सा है? गंगा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अग्रसई रस में पाए जाने वाला कौन सा रस विद्घाटन या विघटन में सहायता करता है? ये सारी चीजें आपको जो दे रखी है ना बच्चों, क्लियरेंस में दे रखी हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमसे पूछा अग्रसई रस, यानी कि लाइपेज होता है जो वसा को पचाने में सहायक होता है। ये किसको पचाता है बच्चों? वसा। पेप्सिन प्रोटीन और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है यहाँ से, लाइपेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन 2 राज्यों के नाम बताएं जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था। 2 राज्य जिनमें भूमि सुधार किए गए और वो सफल रहे, तो वो कौन कौन से राज्य? एक तो है वेस्ट बंगाल, जिसमें बरगा नामक एक अभियान चलाया जाता है। कौन सा अभियान चलाया जाता है वेस्ट बंगाल में? बरगा नामक। और दूसरा है केरल। इन 2 राज्यों में जो भूमि सुधार किए गए थे वो सफल रहे थे बच्चों, भूमि सुधार सफल रहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, केरल और वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो ममता बनर्जी हैं, और वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो कौन सी कैपिटल है, वो क्या नाम है उस कैपिटल का? वो है कोलकाता। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल और केरल। किस खेल प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है? मतलब खेल खेल रहे हैं और रिंग किसको कहा जाएगा? इसमें से मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा बच्चों? बॉक्सिंग को कहा जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? देखो लक्षद्वीप को हम कंसीडर नहीं करेंगे कि राज्य के बाद पूछा गया है, ठीक है, तो इनको हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे कम लिटरेसी जिस राज्य में है वो है बिहार। सबसे कम लिटरेसी किस में है? बिहार में। अब लिटरेसी की बात आती है तो देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे अपने लिए। हाईएस्ट लिटरेसी किस में है? सबसे ज्यादा साक्षरता प्रतिशत कहां पे है बच्चों? केरल में। अगर यहीं से पूछ लिए जाते हैं कि सबसे कम, तो बिहार। सबसे कम साक्षरता प्रतिशत किस में है बच्चों? बिहार में है। ये 2 क्वेश्चनों का तो आंसर हो गया। अब बोलते हैं कि सेंसस यानी जनगणना का अध्ययन। जनगणना का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेंसस, क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो डेमोग्राफी की जब बात आती है तो हम वेद यानी कि ऋग्वेद में भी जनगणना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र में भी पढ़ते हैं। हमें जो अवशेष मिलते हैं अर्थशास्त्र के बारे में अवशेष मिलते हैं। अर्थशास्त्र से जब आगे आते हैं तो मिडाइवल हिस्ट्री में छोटा सा एक अंश मिलता है आईने अकबरी में, तो उसको भी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। आईने अकबरी, ठीक है ना। इसके आगे जब हम चलते हैं तो मॉडर्न विश्व, आधुनिक विश्व में स्वीडन में होती है पहली जनगणना। आधुनिक विश्व की स्वीडन, पहली दशकीय जनगणना यूएसए। पहली बार अंग्रेजों की जनगणना, पहली बार इंग्लैंड ने जनगणना 1801 में करवाई। भारत का पहला सेंसस, भारत में पहली बार जनगणना, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में होती है लॉर्ड मेयो के अंडर में, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। भारत की पहली दशकीय जनगणना, भारत की पहली दशकीय जनगणना 1881 में होती है लॉर्ड रिपन के समय पर। जो यहां से अगर बात की जाए आपसे रजिस्ट्रार की, तो रजिस्ट्रार कौन होते हैं? WC प्लाउडेन। रजिस्ट्रार जो थे वो थे WC प्लाउडेन। फिर धीरे धीरे जनगणना होती चली गई, उसमें चेंज धीरे धीरे होते चले गए। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो होती है
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में होती है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, महान विभाजक वर्ष, नाइनटीन 21 को कहा जाता है। आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931। ये सारी बातें हमको इसके बारे में नॉर्मली याद रखनी है। फिर 2011 में जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के जो रजिस्ट्रार होते हैं सी चंद्रमौली होते हैं। ये सारी बातें अपने को यहाँ से बच्चों याद रखनी है, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ है सारी चीज़ें, तो ठीक है। अब आ जाओ, सर्वाधिक जनगणना वो पढ़े लिखे लोगों की संख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अगर यहाँ पे परसेंटेज की पूछा जाए तो केरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है, जैसे एक हार्य कहा जाता है, तो ये होता है भरतनाट्यम में बच्चों। किस में होता है? भरतनाट्यम। अब क्लासिकल डांस की बात आई है, चलो क्लासिकल डांस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। डांस यानी कि नृत्य। नृत्य के बारे में जिससे पता लगता है वो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के जो लेखक हैं उनका नाम है बच्चों भरत मुनि है, ठीक है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। यहाँ पे डांस को दो प्रकारों में बताया गया है। एक का नाम है क्लासिकल डांस और एक का नाम क्या है बच्चों? फोक डांस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वॉइस क्लियर है ना? मैं वॉइस का एक बार देख लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है वॉइस क्लियर नहीं आ रही होती है, बच्चे कंप्लेन करने लग जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्लासिकल डांस यानी कि और फोक डांस, इसको बोलते हैं बच्चों शास्त्रीय नृत्य और इसको बोलते हैं लोक नृत्य। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों की बात आती है, उसमें नाम आता है भरतनाट्यम का, उसमें नाम आता है कथक का, उसमें नाम आता है ओडिशा का, ओडिशा नहीं ओडिसी, उसमें नाम आता है मणिपुर का, मणिपुरी इट मीन्स कि मणिपुरी, उसमें नाम आता है सत्रिया का, उसमें नाम आता है बच्चों कथकली का, उसमें नाम आता है बच्चों मोहिनीअट्टम का, और आखिरी एंड फाइनल नाम जो होता है बच्चों वो किसका होता है? कुचिपुड़ी का। अब देख लेना, कोई छूट तो नहीं करना है। 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रह गया अभी। भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, ओडिसी हो गया, सत्रिया हो गया, क्या हो गया ना? 7 8 ही हो गए। 8 के 8 तो हो गए भाई, 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है। तो ये क्लासिकल डांस होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये क्लासिकल डांस होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जैसे कथक आता है उत्तर प्रदेश से। कथक किस राज्य में होता है बच्चों? उत्तर प्रदेश में होता है। इनके स्टेट भी मैं आपको बता देता हूँ, यूपी। कुचिपुड़ी जो होता है बच्चों वो होता है आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम जो होता है ये होता है तमिलनाडु में, और मोहिनीअट्टम जो होता है बच्चों वो किस राज्य में होता है? वो होता है केरल में। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से याद रखनी है। सैलामेंडर निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव है या किस वर्ग में आता है? तो ये आता है उभयचर यानी एम्फिबियन, जो पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं। ये लोग पानी में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं और भूमि पर भी रहते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बीदर के शिल्पकार में जड़ाई के काम के लिए
अधिक प्रसिद्ध थे, तो उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था बच्चों, ये हमसे पूछा जा रहा है। कॉपर और सिल्वर सबसे ज़्यादा फेमस था बच्चों। क्या था? कॉपर और सिल्वर सबसे ज़्यादा फेमस था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, कॉपर और सिल्वर। कौन सा द्वीप समूह हमसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व में है? ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। तो कौन सा है बच्चों यहाँ पे? अंडमान और निकोबार है। ये गलत मैंने बोल दिया था आपसे, अंडमान और निकोबार। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल भेदभाव केवल, हाँ जी चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मूल भेदभाव केवल पूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए तहत संभव है। बिल्कुल सही बात है। एक आगे भी पढ़ लेते हैं। एकाधिकार में विक्रेता अलग अलग खरीदारों से अलग अलग कीमत नहीं वसूल सकता है। तो ये गड़बड़ बोल दी भाई इसने क्या सही आंसर है बच्चों? ये आंसर है ए सत्य होगा। एक तो बात यहाँ पे सत्य बोल दी, डी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? ए असत्य है और आर सत्य है। आगे आइए। अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। बिल्कुल सही बात है कि इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। बिल्कुल सही बात है इनकी। आगे देखते हैं। प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर एमआरएस के कारण होती है। बिल्कुल सही है। तो यानी दोनों सत्य हैं और दोनों सत्य हैं। यहाँ तक तो ये तो सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ये सही रहेगा। वो व्याख्या सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा आंसर यहाँ से 49 में क्या हो जाएगा बच्चों? ए आंसर 49 का हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है यहाँ से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल इस सीरीज का। आवश्यकताओं की मांग की लोच 1 से कम है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप उपभोक्ता मूल्य में परिवर्तन के बावजूद लगभग निश्चित मात्रा में आवश्यकताएं खरीदते हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ये दोनों ही सत्य हैं और इसकी ए आर जो है ए की व्याख्या करता है। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सलूशन किया बच्चों। इससे अदर क्वेश्चन भी बहुत सारे जानने का हमने प्रयास भी किया। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू, धन्यवाद।